Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 19th August 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about removal of Chief Election Commissioner. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. करंट न्यूज़ देखते हैं कि जो अपोजिशन पार्टीज़ की अलायंस है हमारे देश के अंदर, जिसका नाम है इंडिया ब्लॉक, उसके लीडर्स अब प्लान कर रहे हैं दैट दे विल बी ब्रिंगिंग रिमूवल रिलेटेड मोशन अगेंस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार जी। हुआ क्या कि हाल फिलहाल में आपको पता है कि अपोजिशन पार्टी के लीडर्स ने एक वोटर अधिकार रैली निकाली थी। फिर उस रैली को क्रिटिसाइज करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अपोजिशन पार्टीज आर अननेसेसरीली स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन। अब उसके काउंटर में अपोजिशन पार्टी के लीडर्स कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज एक्टिंग इन पार्टीशन मैनर। ये बड़े बंधे शब्दों में इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे। पार्टीशन मैनर मतलब एक तरीके से कह रहे हैं, अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स एलिगेशन लगा रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज एक्टिंग इन बायस्ड मैनर इन ऑर्डर टू फेवर द रूलिंग पार्टी बीजेपी। बट बिना किसी पार्टी का नाम लिखे हुए आप अगर कभी इस तरीके की बातें लिखनी भी है मेंस में, तो किसी पार्टी का नाम लिखने से बचिए। बीजेपी, कांग्रेस, ये सब लिखने से बचिए। आप बस ये कहिए कि एलिगेशन अगेंस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज दैट ही इज एक्टिंग इन पार्टीशन मैनर, मतलब एक बायस तरीके से एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा इन लोगों का एलिगेशन लगाना है। और इस कारण से नाउ दे आर कंसीडरिंग कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट एक रिमूवल रिलेटेड मोशन लाया जाए इन द पार्लियामेंट, जिसकी मदद से उनको रिमूव किया जाए। तो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल रिलेटेड क्या प्रोसीजर है वो समझते हैं। आर्टिकल 324 का जो सब क्लॉज 5 है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट सेज कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली इन लाइक मैनर एंड ऑन द लाइक ग्राउंड्स एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो विदाउट लेइंग डाउन द डिटेल्ड प्रोसीजर, सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मेथड वही होगा और ग्राउंड्स भी वही होंगे जिस मेथड एंड ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जा सकता है। फिर कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी हमने देखा था कि इलेक्शन कमिश्नर्स एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रिलेटेड एक कानून लाई गई थी साल 2023 में। उस कानून में भी इलेक्शन कमिश्नर्स एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल की बात की गई है और वहाँ पे भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से के रिमूवल रिलेटेड यही बात कही गई है कि विल बी रिमूव्ड द वे सुप्रीम कोर्ट जज इज़ रिमूव्ड। तो बेसिकली दो जगह पे ये लिखा गया है, संविधान में और एक कानून 2023 में लाया गया, उन दोनों जगह लिखा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड्स एंड द मैनर इन विच अ सुप्रीम कोर्ट जज इज़ रिमूव्ड। अब प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या है वो जरा देख लेते हैं। बेसिकली ये वही प्रोसीजर है जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए लिया जाता है, ये वही प्रोसीजर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल के लिए भी है। द प्रोसीजर इज दैट ही और सी कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको रिमूव करेंगे वंस अ रिजोल्यूशन इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट विथ स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर क्या चाहिए होगा? मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये दो कंडीशंस पूरे होंगे तब जा करके वो रिजोल्यूशन किसी भी हाउस से पास होगा, और दोनों हाउस जब ये रिजोल्यूशन पास करेगा देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल रिमूव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एंड ग्राउंड्स, जिन ग्राउंड्स पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है वो ग्राउंड्स हैं दो, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो इस पर्टिकुलर केस में बेसिकली रिजोल्यूशन में कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टी वाले मिसबिहेवियर का ही ग्राउंड लगाएंगे। वो बात अलग है कि दे वॉन्ट बी एबल टू पास द रिजोल्यूशन बिकॉज उनके पास मेजॉरिटी तो है नहीं। फॉरगेट अबाउट स्पेशल मेजॉरिटी, दे डोंट इवन हैव सिंपल मेजॉरिटी एंड दैट इज वाई दे आर इन अपोजिशन। अगर मेजॉरिटी होती तो रूलिंग पार्टी में नहीं होते। अब अगर
चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल की तो बात हमने देख ली. इफ वी टॉक अबाउट द प्रोसीजर रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, तो वहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है. द इलेक्शन कमिश्नर्स डू नॉट enjoy the same protection as chief election commissioner. The election commissioners can be removed by President of India on recommendation of chief election commissioner himself. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे. इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे मंथली सर्वे होता है जो कंडक्ट करता है NSO, विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. तो ये वही एजेंसी है NSO जो हमारे देश के अंदर GDP एंड GDP रिलेटेड ग्रोथ मेजर करती है, जो CPI इन्फ्लेशन मेजर करती है, और यही NSO एजेंसी को काम दिया गया है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे करने का मंथली. ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो होता है उसमें जो डाटा बेसिकली सामने रखा जाता है वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि किस किस तरीके का रोजगार है लोगों के पास, कितने लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग रेगुलर या कैजुअल तरीके से एम्प्लॉयड हैं. तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय दीज 2 टर्म्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. देखिए, हमारे देश के अंदर 15 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को माना जाता है कि दे आर इन वर्किंग एज पॉपुलेशन. तो मान लीजिए कि वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारे देश में है 100 करोड़. ऐसे लोग जो 15 साल से ज़्यादा उम्र के हैं जो अब काम कर सकते हैं, मान लीजिए उनकी संख्या है 100 करोड़. अब सारे के सारे लोग जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में है, नॉट नेसेसरीली एवरीवन इज आइदर वर्किंग और लुकिंग फॉर वर्क. कुछ तो ऐसे भी होंगे जो ना काम कर रहे हैं ना काम ढूंढ रहे हैं, आराम से ज़िंदगी कट रही है उनकी. ठीक है, तो जितने लोग काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है लेबर फोर्स. तो वर्किंग एज पॉपुलेशन एक बात हुई, लेबर फोर्स दूसरी बात हुई. लेबर फोर्स मतलब those who are in working age population and either working or looking for job. तो मान लीजिए कि 100 करोड़ लोग में से 60 करोड़ लोग जो हैं either they are working or looking for job, 40 करोड़ लोग जो हैं neither working nor looking for job. तो इस केस में कहा जाएगा कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज 60%, क्योंकि 100 करोड़ वर्किंग एज पॉपुलेशन था जिसमें से सिर्फ 60 करोड़ ही लेबर फोर्स की तरह हैं, यानी कि या तो काम कर रहे हैं नहीं तो काम ढूंढ रहे हैं. तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वुड बी 60%. अब जितने लोग भी लेबर फोर्स में हैं, नॉट ऑल ऑफ देम हैव एक्चुअली गॉट जॉब. कुछ उसमें से काम कर रहे हैं, कुछ काम ढूंढ रहे हैं. तो सपोज कि 60 करोड़ लोगों में से 6 करोड़ लोग अभी काम ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको काम मिला नहीं है, तो they will be considered as unemployed, and unemployment rate will be calculated on the basis of those who are looking for job but not able to get job divided by labor force. तो labor force इस एग्जाम्पल में 60 करोड़ है, 6 करोड़ लोग unemployed हैं, so unemployment rate would be 10% in this particular case. तो अगर सरल भाषा में कहें तो labor force participation rate represents the percentage population within the working age group who are either working or looking for work. They are known as labor force. And unemployment rate is percentage of labor force that is not able to find employment. They are known as unemployed, और उनकी परसेंटेज को कहा जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट. अब ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, ये मंथली बेसिस पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में कितना है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, वो बताता है. जुलाई महीने का पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिलीज हुआ है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ कम टू 5.2%. जून महीने में 5.6 था, इट हैज़ कम डाउन टू 5.2%. तो अब आपको एग्जैक्ट नंबर याद नहीं रखना है. मेंस के आंसर लिखते वक्त आपको
मोटे मोटे फिगर्स याद रखने इस तरह के, क्योंकि ये तो हर महीने चेंज होगा। तो आपको लिखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूजुअली हमारे देश में 5% के आसपास रहता है, बट उससे ज़्यादा खतरनाक डेटा यहाँ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो सुन करके लगेगा कि ठीक है, सिर्फ 5% ही है, बट ये वो लोग हैं जो काम ढूंढ रहे हैं लेकिन काम मिल नहीं रहा है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वैसे निकलता है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पे ध्यान दें तो ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज ओनली 41.4%। दैट मीन जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसमें से सिर्फ 41% लोग ही या तो काम ढूंढ रहे हैं नहीं तो काम कर रहे हैं। 59% लोग जो हैं वो वर्किंग एज में होने के बावजूद भी काम ना कर रहे हैं ना ढूंढ रहे हैं। मतलब देश की जो यंग डेमोग्राफी है उसका 50% से भी ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। दे आर नाइदर वर्किंग नॉर लुकिंग फॉर वर्क। तो ऐसे कई सारे लोग जो मान लीजिए किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सो ना ही वो काम कर रहे हैं ना ही और करंट टाइम में काम ढूंढ रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो 1 साल 2 साल बाद होगा। तो ऐसे लोग अनएम्प्लॉयड नहीं कहे जाते हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ लेबर फोर्स। ऐसे लोगों की भी संख्या बहुत है देश में। अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात की जाए तो अमंगस्ट मेन इट इज़ 57%, अमंगस्ट वीमेन इट इज़ ओनली 25%। तो वीमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट तो बहुत ही कम है। देश में अगर 100 वीमेन हैं जो वर्किंग एज ग्रुप में है तो उसमें से सिर्फ 25 ही या तो काम कर रही यानी तो काम ढूंढ रही हैं। ये जो डेटा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रिलेटेड, ये डेटा अगर आप याद करते हैं तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं इफ़ ए क्वेश्चन इन जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में आता है विथ रिस्पेक्ट टू इनकम्प्लीट रियलाइजेशन ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। भाई यंग पॉपुलेशन तो है हमारी, डेमोग्राफी इज इन आवर फेवर, उसी को क्या कहा जाता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड। पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा को कहा जाता है डेमोग्राफी, एंड डिविडेंड मतलब इफ़ द डेटा इज इन आवर फेवर, जो इकोनॉमिक बेनिफिट ईल्ड कर सकता है, तो फिर कहा जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो हमारी यंग पॉपुलेशन तो है बट हम लोग उसका पूरा पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ वेरी वेरी लो, ओनली 41%। साथ ही साथ फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इतना कम है, इट रिप्रेजेंट्स इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी ऑफ वीमेन। देखिए वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड जेंडर गैप में इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब जिन देशों में भी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम होता है वहाँ पे जेंडर गैप ज़्यादा होता है। और ये काफ़ी ऑब्वियस सी बात भी है, अगर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम होगा यानी कि विमेन की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं होगी, दे विल बी डिपेंडेंट अपॉन द मेल काउंटर पार्ट, मे बी ऑन देयर फादर बिफोर मैरिज एंड ऑन देयर हस्बैंड्स आफ्टर मैरिज। तो अगर इकोनॉमिक डिपेंडेंसी अगर मेल काउंटर पार्ट्स के ऊपर है, मेल मेंबर के ऊपर है, बिफोर मैरिज मेल मेंबर फादर के ऊपर है और आफ्टर मैरिज हस्बैंड के ऊपर है, मेल काउंटर पार्ट के ऊपर है, तो उस केस में जब इकोनॉमिक डिपेंडेंसी आपकी किसी और के ऊपर है तो उस केस में जेंडर गैप तो होगा ही। जेंडर गैप क्या रिप्रेजेंट करता है? जेंडर गैप रिप्रेजेंट करता है कि आपके और एक विमेन और मेन के लाइफस्टाइल में कितना अंतर है। उसमें 4 बेसिकली पैरामीटर होते हैं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो हेल्थ रिलेटेड आपका कैसा लाइफस्टाइल है, एजुकेशन आपका कैसा है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कैसा है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसा है। इन चारों पैरामीटर में भी सबसे फंडामेंटल पैरामीटर इकोनॉमिक ही है। अगर आप इकोनॉमिक लेवल पे आपके पास इंडिपेंडेंस नहीं है तो फिर ओवरऑल आपकी लाइफस्टाइल इन हेल्थ एंड एजुकेशन विल ऑल्सो बी वेरी लो एज कंपेयर टू मेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, मुद्दा ये है, ये बात याद रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक ने साफ साफ कोरिलेट करके दिखाया है कि जिन देशों में भी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है, जैसे भारत के अंदर बात की जाए तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 25% के आसपास है, जेंडर गैप ज़्यादा है मेन एंड वीमेन के बीच में। जैसे जैसे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ता है यानी कि वीमेन ज़्यादा काम करती हैं, जेंडर गैप घटने लगता है। और ये काफ़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर वीमेन काम करेंगी, पैसा कमाएंगी खुद के लिए, तो उनके और मेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी के बीच में गैप कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अब भारत की अगर बात की जाए थोड़ा सा और डिटेल में कि क्यों फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है, क्यों सिर्फ 25% के आसपास है भारत में, तो उसके पीछे एक कारण आपको पता चलेगा जो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट कहा जाता है गोल्डिन्स यू शेप्ड हाइपोथेसिस।
ये क्या बात है, जरा समझिए। देखिए, ये जो गोल्डन यू शेप्ड हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, ये कहता है कि जो गरीब देश होते हैं और जो अमीर देश होते हैं, उन दोनों जगहों पे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हाई होता है। जो पुअर कंट्रीज हैं वहाँ पे विमेन काम करती हैं इन फार्म सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर, और गरीबी ज़्यादा है तो वहाँ सबको काम करना पड़ता है क्योंकि काम ना करने का ऑप्शन नहीं है। और जहाँ पे कंट्री रिच हो चुके हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चुका है, वहाँ पे लोगों की सोच काफ़ी ब्रॉड हो चुकी है। विमेन को भी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वो भी ट्रेनिंग लेती हैं, स्किल डेवलपमेंट होता है। सो वीमेन ऑल्सो वर्क इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ। तो रिच देशों में और पुअर देशों में दोनों जगहों पे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज जनरली हाई। जैसे आप गरीब देश देखें से बुरुंदी, मोजाम्बिक जैसे देश, वहाँ पे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज हाई। इवन हाई इनकम कंट्रीज लाइक कनाडा एंड नॉर्वे, वहाँ पे भी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज हाई। बट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट उन देशों में कम होता है विच आर मिडिल इनकम कंट्री। जैसे भारत यहाँ आएगा, जहाँ पे अभी धीरे धीरे लोगों की इनकम बढ़ रही है। जब इनकम बढ़ती है तो लोग फिर अपनी वाइफ को या फिर अपने बहनों को कहते हैं कि नहीं, अब तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि नॉर्मली पहले वो देश गरीब था तो विमेन जो है वो खेतों में काम कर रही हैं और इस तरह की लो एंड एक्टिविटीज़ में काम कर रही हैं, लो स्किल एक्टिविटीज़ में। अब जब देश थोड़ा तरक्की करेगा तो मेल मेंबर ऑफ द फैमिली के लिए अच्छी अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। जब मेल मेंबर्स कमाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो अपने फैमिली में फीमेल मेंबर्स को कहते हैं कि नाउ यू नीड नॉट टू वर्क इन द एग्रीकल्चरल फील्ड और सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। तो जो मिडिल इनकम कंट्री होती है, जहाँ पे देश के अंदर जीडीपी बढ़ रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, वहाँ पे आप जनरली देखोगे कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट गिरेगा। फिर एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद धीरे धीरे वो मिडिल इनकम कंट्री से रिच इनकम कंट्रीज की तरफ जब जाने लगता है तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ने लगता है। जो बहुत गरीब है, जो बहुत अमीर है, वहाँ पे विमेन काम करती हैं। जो बीच वाले लोग हैं वहाँ काम नहीं करते। और भारत बेसिकली ये मिडिल इनकम कंट्री में लाई कर रहा है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ डिक्लाइनिंग इन इंडिया। उसमें भी अगर आप ध्यान दो तो अर्बन एरिया में उतना नहीं डिक्लाइन हो रहा जितना रूरल एरिया में डिक्लाइन हो रहा है। क्योंकि रूरल एरिया में मेनली विमेन एग्रीकल्चरल फील्ड में काम कर रही थी। अब रूरल एरिया में क्या हो रहा है कि मैनुअल लेबर की ज़रूरत कम हो रही है क्योंकि एग्रीकल्चर में भी मैकेनाइजेशन हो रहा है, मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। एग्रीकल्चर, थ्रेसर, ट्रैक्टर, मतलब एग्रीकल्चर के लिए ट्रैक्टर, पंप, थ्रेसर मशीन्स ये सब आ रहे हैं। तो विमेन की वहाँ ज़रूरत कम है। प्लस जो मेल मेंबर ऑफ द फैमिली हैं वो शहरों में जाकर के पैसा कमा रहे हैं। तो इस कारण से फैमिली की इनकम बढ़ रही है बिकॉज इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग। तो इस कारण से अब फीमेल मेंबर को काम करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। सो दैट इज़ द रीज़न। क्योंकि मेनली जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ओवरऑल कम हो रहा है भारत में, वो बात ठीक है, लेकिन मेनली कम हो रहा है इन रूरल एरियाज। तो भारत के अंदर पहले 20 साल पहले तक एक फिनोमेना देखने को मिलता था जिसको कहा जा रहा था फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें ज़्यादा वीमेन मेंबर्स वेयर पार्टिसिपेटिंग इनटू एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इन रूरल एरियाज वाइल मेल मेंबर वेयर डिपार्टिंग टू अर्बन एरिया, जहाँ पे वो काम करते थे, शहरों में पैसा कमाते थे। अब धीरे धीरे इकोनॉमी बढ़ रही है तो मेल मेंबर जो शहरों में कमा रहे हैं वो अब अच्छा कमा रहे हैं पहले के मुकाबले, और गाँव में खेतों में भी अब मैकेनाइजेशन आ रहा है, इसलिए वीमेन की अब ज़रूरत है नहीं उतनी। तो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो देखने को मिला 20-25 साल पहले, जहाँ मोर एंड मोर वीमेन वेयर एंगेज इनटू एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, नाउ वी आर विटनेसिंग डीफेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जहाँ पे अब वीमेन आर पुलिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। एंड दैट इज़ बाई रूरल एरियाज़ में खासकर जहाँ एग्रीकल्चर होता है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट शार्प तरीके से डिक्लाइन हो रहा है। दैट इज़ द रीज़न वाई ओवरऑल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारे देश में कम है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है, 25% के अराउंड है, और ये और कम हो सकता है क्योंकि भारत अभी गोल्डन यू शेप्ड हाइपोथेसिस में कहीं यहाँ है। अभी जब हमारी जीडीपी बढ़ेगी तो और हमारा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम हो सकता है। कारण सिंपल है, ठीक है, गोल्डन यू शेप्ड हाइपोथेसिस से समझ लिया। और अगर प्रैक्टिकल तरीके से सोचें तो मेनली विमेन को काम मिल रहा था एग्रीकल्चर में, अब एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन हो गया और अर्बन एरिया में मेल मेंबर्स को इनकम मिल रहा है, इसलिए नो नीड टू वर्क।
बट ओवरऑल प्रॉब्लम क्या होती है, जब फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट गिरता है तो जेंडर गैप बढ़ता है। यू सी, भारत को अगर कंपेयर किया जाए भारत के अंदर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को दुनिया के बाकी देशों से, तो सिर्फ 9 ऐसे देश हैं जहां पे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज लोअर दैन इंडिया, और ये सब के सब इस्लामिक कंट्रीज हैं जहां पे बहुत ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है, वहां पे वीमेन को काम करना अलाउड नहीं। अदरवाइज भारत से ज़्यादा ही है दुनिया के तमाम देशों के अंदर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यूपीएससी ने मेंस 2023 में ये प्रश्न पूछा था अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, और यहाँ पे मैंने एक और प्रश्न बना करके दिया है विथ रिस्पेक्ट टू डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये दोनों क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले डेमोग्राफिक डिविडेंड का डेफिनेशन दे दिया एंड देन उससे रिलेटेड फिर जो इश्यूज हैं उसकी चर्चा कर ली। अब जो डेमोग्राफी यंग डेमोग्राफी है, अगर उसका हम फ़ायदा ना उठाएं तो दैट वुड बी डेमोग्राफिक वेस्टेज। अगर हम यंग जनरेशन को लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ना करवाएं तो वेस्टेज भी होगा, प्लस वो फ्रस्ट्रेट होगा जब उसके पास इनकम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, तो वो अलग अलग तरीके के एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इंगेज हो सकता है, क्राइम कर सकता है, जिस कारण से फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड में टर्न इनटू डेमोग्राफिक डिजास्टर एज वेल। तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नेटिव प्लांट्स एक्टिंग लाइक इन्वेसिव स्पीसीज इन दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्सो जीएस पेपर 5 असम इशूज पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने बेसिक एनवायरमेंट में ये कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा एलियन स्पीसीज का। तो एलियन स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं जो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम को ओरिजिनली बिलोंग करते नहीं हैं, बट समहाउ दे आर इंट्रोड्यूस्ड टू दैट इकोसिस्टम बिकॉज ऑफ इलीगल ट्रांसपोर्टेशन फॉर मीट या मेडिसिनल पर्पस। बहुत बार वो सिप के बैलास्ट, आई होप कि आपको याद आ रही होगी बातें कि सिप, जब बड़े बड़े सिप चलते हैं तो उसके लोअर रीजन में थोड़ा पानी भर के रखा जाता है ताकि सिप में बैलेंस बना रहे। तो जब पानी भरा जाता है, मान लीजिए अमेरिका से सिप चला तो वहाँ पे पानी भरा गया उसके लोअर साइड में, तो उस पानी के साथ साथ कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं, और वो सिप फिर भारत पहुँचा। तो इस वाटर को जब रिलीज़ किया गया इंडियन कोस्ट पे, तो अमेरिका के छोटे छोटे जो वहाँ के कोस्टल एरिया में पाए जाने वाले छोटे छोटे स्पीसीज़ थे वो भारत के कोस्ट पे स्प्रेड हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो स्पीसीज जो ओरिजिनली अमेरिका में अमेरिकन कोस्ट पे थे, वो जब भारत के कोस्ट में आकर के स्प्रेड होंगे तो उनको कहा जाएगा एलियन स्पीसीज। तो मैं बस आपको बस ये कह रहा हूँ कि एलियन स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं जो एक ऐसे इकोसिस्टम में समहाउ पहुँच गए हैं जिसको वो ओरिजिनली जहाँ को बिलोंग नहीं करते हैं, तो वहाँ पे उनको क्या कहा जाएगा, एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज आर basically developed because of illegal transportation या sometimes through ships, especially through their ballast water. अब some of the alien species prove to be threat to the local ecosystem। जब वो उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में पहुंचते हैं तो वहाँ के इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। Such alien species are known as invasive alien species. They are destructive in nature to the local ecosystem. अब इन्वेसिव एलियन स्पीसीज के बारे में तो आपने पहले भी ज़रूर सुना होगा, लेकिन असम के डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क में एक यूनिक सी बात हुई है। वहाँ पे एक नेटिव स्पीसीज जो है वो इन्वेसिव हो गया है, यानी कि एक ऐसा टाइप का फ्लावरिंग प्लांट जो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क में पहले से मिलता आ रहा है, वहीं का लोकल है, बट अब वो धीरे धीरे वहाँ के बाकी इकोसिस्टम के लिए थ्रेट बनता जा रहा है। ऐसे स्पीसीज को कहा जाता है नेटिव इन्वेसिव स्पीसीज। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मेनी एग्जांपल्स ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, बाहर से आने वाला एलियन स्पीसीज जो लोकल इकोसिस्टम के लिए खतरा है। लेकिन नाउ डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क में एक लोकल, इनफैक्ट 2 लोकल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं दैट आर टर्निंग टू बी इन्वेसिव, यानी कि थ्रेट फॉर द लोकल इकोसिस्टम। उनको क्या कहा जा रहा है, नेटिव इन्वेसिव स्पीसीज। तो नेटिव स्पीसीज हैव टर्न्ड इन्वेसिव। तो जनरली व्हाट वी थिंक, यूजुअली वी थिंक कि इन्वेसिव स्पीसीज आर फॉरेन या एग्जॉटिक स्पीसीज, फिर उनको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, एंड दे डिस्टर्ब लोकल इकोसिस्टम। बट समटाइम्स even plants that are originally native to a region start behaving like invasive species.
दिस हैपेंस मेनली बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल बैलेंस डिस्टर्बेंस, जब इन्वायरमेंट बैलेंस बिगड़ जाए, या बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, या प्लांट बिगिंस। इन सच केसेस व्हाट हैपेंस कि जो लोकल नेटिव प्लांट है इट स्टार्ट्स टू स्प्रेड वेरी रैपिडली, इतना रैपिडली वो स्प्रेड होने लगता है कि आसपास के बाकी प्लांट्स या फ्लोरास फौनास को हैम्पर करने लगता है। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ है कि डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क में 2 ऐसे नेटिव प्लांट्स हैं दैट हैव टर्न्ड इन्वेसिव। ये 2 नेटिव प्लांट का टेक्निकल नाम ये है, उनको लोकली असमीज लैंग्वेज में कहा जाता है सीमुलू एंड अजार। ये इतना फास्ट तरीके से ग्रो हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं कि बाकी आसपास के ग्रासलैंड को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। और चूंकि ग्रासेस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो फिर बाकी फौना जो इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ग्रासेस के ऊपर, जैसे बंगाल फ्लोरिकन एंड हॉग डियर, they are also at now greater risk because of destruction of grassland due to these flowering species या flowering plants simuli and ajar। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो इट इज़ पार्टली लोकेटेड इन डिब्रूगढ़ एंड पार्टली इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। इट वाज डेजिग्नेटेड अ बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को इन 1997। इसके नदर्न साइड में एक तरफ लोहित रिवर है, दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्रा नदी है, सदर्न साइड में डिब्रू रिवर है। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क की सबसे यूनिक बात यह है कि इट इज़ द ओनली हैबिटेट ऑफ फेरल हॉर्सेज इन इंडिया। भारत में अकेला ही ऐसा जगह है जहाँ पे फेरल हॉर्सेज मिलते हैं। फेरल हॉर्सेज क्या होते हैं? ऐसे हॉर्सेज दैट वेयर वंस डोमेस्टिकेटेड, पहले कभी इनको डोमेस्टिकेट किया गया था, बट लेटर ऑन दे वेर रिलीज्ड इन द वाइल्ड और दे स्केप्ड इन द वाइल्ड। और अब ऐसे हॉर्सेस या उनके डिसेंडेंट्स को कहा जाता है फेरल हॉर्सेस। माना जाता है कि डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के अंदर सम फेरल हॉर्सेस वेयर रिलीज्ड बाय ब्रिटिश आर्मी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 और उन्हीं के डिसेंडेंट अभी देखे जाते हैं डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क में, विच आर फेरल हॉर्सेस। तो फेरल हॉर्सेस मतलब ना ही पूरी तरह से वाइल्ड है, क्योंकि वाइल्ड हॉर्सेस मतलब हमेशा से ही वाइल्ड में रहा, ना ही डोमेस्टिकेटेड है। फेरल हॉर्सेस मतलब कभी डोमेस्टिकेटेड था, अब वाइल्ड में है, वैसे हॉर्सेस कहा जाता है फेरल हॉर्सेस। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर। इन्वेसिव एलियन स्पीसीज के ऊपर ये प्रश्न है, ऐसा प्रश्न सिंपली पूछा जा सकता है। करंट न्यूज से पूछा तो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज के बजाय सवाल बदल देगा, बोलेगा बताइए नेटिव इन्वेसिव स्पीसीज के बारे में एंड गिव एग्जाम्पल। सो यू विल हैव टू मग अप दीज 2 नेम्स। मेंस में ऐसा पूछा जा सकता है नेटिव इन्वेसिव स्पीसीज के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सर्वोत्तम युद्ध सेवा मॉडल मेडल इज हाईएस्ट वॉर टाइम डेकोरेशन, हाईएस्ट वॉर टाइम में मिलने वाला सबसे बड़ा ये मेडल है। अवॉर्डेड फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ एक्सेप्शनल ऑर्डर ड्यूरिंग वॉर, कन्फ्लिक्ट एंड हॉस्टिलिटी एंड इट इज गिवन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको 1980 में इंस्टीट्यूट किया गया था, बट रेयरली दिया जाता है। अभी साल 2025 से पहले तक ये बस 3 ऑफिसर्स को मिला था। लेफ्टिनेंट जनरल अमरजीत सिंह कालकाट को ड्यूरिंग ऑपरेशन पवन 1918। ऑपरेशन पवन वाज कंडक्टेड इन श्रीलंका ड्यूरिंग इंडियन पीस कीपिंग मिशन सेंट टू श्रीलंका। एयर मार्शल विनोद पाटने जी को एंड लेफ्टिनेंट जनरल हरि मोहन खन्ना जी को ड्यूरिंग कारगिल वॉर मतलब फॉर देयर कंडक्ट्स ड्यूरिंग कारगिल वॉर, और अमरजीत सिंह कालकट जी को फॉर हिज कंडक्ट ड्यूरिंग ऑपरेशन पवन। दिस सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल इज ओपन टू ऑल रैंक्स ऑफ आर्मी, नेवी, एयर फोर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल आर्मी, ऑक्सिलरी रिजर्व फोर्स एंड नर्सिंग सर्विसेज एंड इट कैन बी गिवन पोस्ट्यूमसली एज वेल। सर्वोत्तम सेवा युद्ध मेडल की अगर बात की जाए तो इसका सर्कुलर डिज़ाइन होता है, गोल्ड गिल्ट होता है, मतलब ऊपर से गोल्ड की कोटिंग होती है, 35 मिलीमीटर का डायमीटर। स्टेट एम्बलम होता है, इंस्क्रिप्शन फिर लिखा होता है सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। दूसरे साइड में 5 पॉइंटेड स्टार होता है, रिबन इस तरीके का होता है विथ सेंट्रल रेड स्ट्राइप। तो जैसा मैंने आपको बताया साल 2025 से पहले तक सिर्फ 3 ऑफिसर्स को मिला था, बट अभी हाल फिलहाल में 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के दौरान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज अवॉर्डेड 7 सर्वोत्तम सेवा युद्ध मेडल टू लीडर्स ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। ये 7 लोग ऑपरेशन सिंदूर में जिन्होंने प्रोएक्टिवली रोल प्ले किया, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जी फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, एयर मार्शल नागेश कपूर,
इंडियन एयरफोर्स एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा जी, इंडियन एयरफोर्स एयर मार्शल A.K. भारती जी फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, एंड लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई फ्रॉम इंडियन आर्मी, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा जी फ्रॉम इंडियन आर्मी, एंड वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह फ्रॉम इंडियन नेवी. So this is for the first time this सर्वोत्तम सेवा युद्ध मेडल हैज़ बिन गिवन टू एयरफोर्स ऑफिसर. ये भी बात आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखनी है. ये सिंपल सा प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. ऑपरेशन पवन वाज कंडक्टेड इन विच कंट्री? अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. सिविल एंड क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड जो मामला था, ऑफकोर्स थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर रॉन्ग. यहाँ पे रिवर्स किया हुआ है. यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट गलत माना जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट्स या रिमूवल से रिलेटेड, क्योंकि प्रोसीजर एक्सप्लिसिटली नहीं बताया गया है. 324 सब क्लॉज 5 में प्रोसीजर बोला गया है कि इट विल बी सेम एज रिमूवल प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, बट एक्सप्लिसिटली क्या प्रोसीजर होगा वो नहीं बताया गया है. दैट इज वाई इस एक्सप्लिसिटली वर्ड के कारण थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. अलास्का से रिलेटेड थर्ड स्टेटमेंट इज अगेन ये सी वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है. रीजन बीइंग कि यूएस को इसलिए नहीं बेचा था रसिया ने क्योंकि उसको कोई मिलिट्री टाइज करना था, वो उसको पैसा चाहिए था और ब्रिटिशर्स के साथ वो वॉर में था, इस कारण से बेचा. ये तो सिंपल जवाब होगा उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड असम. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.